खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दिवसीय दौरे पर किच्चा पहुंचे हैं। किच्चा पहुंचने पर मुख्यमंत्री का विधायक, मंडलायुक्त और जिलाधिकारी ने पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री ने खुरपिया फार्म में निर्माणाधीन एम्स सैटेलाइट सेंटर का स्थलीय निरीक्षण किया। आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यदायी संस्था नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी एवं सीपीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों से जानकारियां ली। इस अवसर पर कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत करवाया गया कि एम्स किच्चा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी के मानकों के अनुसार 100 एकड़ भूमि में 351 करोड़ की लागत से 280 बेड का प्री फैब्रिकेटेड चिकित्सालय बनाने जा रहा है, जिसमें अत्याधुनिक सुविधाओं से सज्जित आईसीयू, ओपीडी, आईपीडी, नर्सिंग हॉस्टल और आवासीय भवन आदि बनाए जाएंगे। कार्यदायी संस्था द्वारा बताया गया कि एम्स का निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है और वर्ष 2025 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने एम्स के निरीक्षण के दौरान कार्य कर रहे श्रमिकों से भी बातचीत की और उनकी समस्याएं जानी। मुख्यमंत्री ने कहा कि किच्चा में एम्स बनने जाने पर यहां के मरीजों को उपचार हेतु बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सभी सुविधाएं जो है एक ही छत के नीचे एक ही चिकित्सालय में मिलेंगी। बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सबसे अच्छी सुविधाएं स्वास्थ्य को मिलेंगी और ये सबसे बड़ी बात ये भी है कि हमारा एक एम्स पहले ही जो है इस केस में स्वीकृत हुआ है और अब हमारे राज्य के अंदर एक एम्स की उपयोगी चालू है। चलो। उत्तराखंड परिवहन निगम की 3 रजिस्टर्ड यूनियनों द्वारा आगामी 22 तारीख की रात को 48 घंटे के लिए कार्य बहिष्कार किया जाएगा। उत्तराखंड परिवहन निगम कर्मचारी संयुक्त मोर्चे के संयोजक अशोक चौधरी ने बताया कि उत्तराखंड सरकार द्वारा परिवहन निगम के अस्तित्व को समाप्त करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, उसके विरुद्ध 3 मांगों को लेकर सांकेतिक कार्य बहिष्कार करने जा रहे हैं। पहला तो जब निगम का गठन हुआ था तब 71,100 नियमित कर्मचारी थे और 3,000 के करीब कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर है, जो 17 से 18 सालों से काम कर रहे हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्हें नियमित किया जाए, ये भी मांग जो है उनके द्वारा रखी गई है। दूसरा, बसों की संख्या में लगातार कमी आई है, उन्हें दूर किया जाए। वर्तमान में 300 बसें हैं और 130 बसें पाइपलाइन में हैं। जो बसें की कमी को दूर किया जाएगा उसको भी लेकर ये बात आगे रखी गई। इसके साथ ही रोडवेज के अधिसूचित मार्गों पर सरकार द्वारा जो प्राइवेट बसों को परमिट देने की जो अधिसूचना जारी की गई है उसे दूर किया जाए और इस बार के कार्य बहिष्कार से सरकार इन मांगों को नहीं मानती है तो 5 नवंबर से पूरे प्रदेश में अनिश्चित काल के लिए कार्य बहिष्कार किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप लोग यहाँ पहुँचे कवरेज करने के लिए। मामला ये है इस कंपनी का कि कुछ महीने से जो यहाँ लेडीज काम करती है उनको ब्रेक के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा था लगातार। किसी को 1 महीने का ब्रेक दे करके उसको 3-4 महीने तक नहीं बुलाया जा रहा था। तो आज मैनेजमेंट से बात हुई है, मैनेजमेंट ने हमें बता दिया कि भाई आगे से ऐसा नहीं होगा और जो रिक्वायरमेंट होगी 2 दिन बाद या 10 दिन बाद जैसे भी रिक्वायरमेंट निकलती है तो जो पुराने वर्कर है यहाँ पर उनको ही बुलाया जाएगा, नया वर्कर कोई नहीं रखा जाएगा। जैसे नई लाइन तैयार होती है तो हमारी वो उनकी खुद की अलग टेंशन है कि नई लाइन पे कौन लोगों को लगाते हैं नहीं लगाते हैं, पर जो पुराने बंदे जैसे ब्रेक पे जाते हैं उनको बुलाया जा। देखो ये क्या है ना, ये चीजें इन लोगों ने अपनी तरफ से बना रखी। कंपनियों के अंदर क्या है, राजनीतिक तरीके से इन लोगों ने अपना काम करना शुरू कर दिया। राजनीति पैदा हो गई इस कंपनी में एक दूसरे के उसमें। देखो पहले भी इसी चीज को लेकर के हुआ था, तो बीच में जिस तरह से पहले 1 महीने के बाद बुलाए थे, इस बार क्या है 3-3, 4-4 महीने से इनको बुला नहीं रहे थे। मामला ये था। अभी जो जिसे आने देखो ये तो वर्करों को हमने बता दिया है, वर्कर कह रहे हैं कि हम संतुष्ट है। बाकी अगर भविष्य में ऐसी कोई गड़बड़ी होती है तो हम तो वर्करों के साथ में थे लड़कियों को
किसी को 3 महीने हो गए, किसी को 4 महीने हो गए, किसी को 5 महीने हो, बुलाते नहीं है। नवी नवी लड़कियों को वैकेंसी लेते हैं, पुरानों को बुलाते नहीं है। बस इसी मारे हमने ये धरना रखा। कितने दिन का ब्रेक देते थे? 1 महीने का ब्रेक देते थे। 1 महीने का बाद कौन सी फैक्ट्री है? छेड़ा कंपनी। अभी क्या हुआ? अभी क्या रीजन निकला? आप क्या कुछ जवाब दिया कंपनी ने? हाँ जी, अब तो कहा कि अब लड़कियां आ सकती हैं ब्रेक पे से। जब जिन लड़कियों को ब्रेक दे रखा, उनके अगर वो लड़कियां आएंगी उसके बाद कम है लड़कियां तो नई वैकेंसी लेंगे, इससे पहले लेने के लिए ये रीजन। कितनी पहले कितने हो आप? ब्रेक पे से काफी लड़कियां हैं यहाँ से। कितनी तादाद? ऐसी होगी 15-16 तो लड़कियां होंगी जो जिन्हें नहीं बुलाया। इन्हें 3-3 महीने हो गए। हमारी मांग यह है कि नवी वैकेंसी मत लो, और जब पुरानी लड़कियां काम कर रही हैं तो पुरानी को लो, पुरानी नई वैकेंसी क्यों ले रहे हैं? हमारी गलती बताओ, हमारी गलती कहाँ से है? जहाँ से ये काम करते हैं हमने वही काम करा। इलेक्ट्रॉनिक में मैंने काम करा, बाहर लैंड पे मैंने करा, वेल्डिंग में काम करा, कैंटीन में मैंने काम कर लिया। अब मेरी काशीपुर के रामनगर रोड स्थित रामलीला सभागार में महाराज अग्रसेन जयंती समारोह के शुभ अवसर पर अखिल भारतीय विराट कवि सम्मेलन को लेकर आज श्री अग्रवाल सभा काशीपुर के तत्वाधान में अध्यक्ष मनोज कुमार अग्रवाल, संयोजक अभिषेक गोयल ने यहां मानपुर रोड स्थित प्रेक्षागृह में प्रेस वार्ता आयोजित की। आगामी 15 अक्टूबर को रामलीला मैदान में प्रस्तावित अखिल भारतीय विराट कवि सम्मेलन को लेकर पत्रकारों से रूबरू होते हुए प्रेस वार्ता के दौरान श्री अग्रवाल सभा समिति के समस्त पदाधिकारी एवं सदस्यगण मौजूद रहे। धन्यवाद करता हूँ कि हमारे निवेदन आग्रह को स्वीकार करके आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए। और एक मैं जानकारी सभी आप बंधुओं के माध्यम से देना चाहता हूँ कि एक श्री अग्रवाल सभा समिति द्वारा महाराजा अग्रसेन जी की जयंती के उपलक्ष्य में एक हम कवि सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं, जैसा कि हमारे मंत्री जी ने बताया। और कवि सम्मेलन कराने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य हमारा ये है कि समाज में व्याप्त कुरीतियों के प्रति जो जितनी सख्तता के साथ में कहा जाए तो माँ बीड़ा वादनी के 2 पुत्र हैं, एक कलमकार के रूप में हमारे पत्रकार बंधु और साहित्य की दृष्टि से हमारे कवि बंधु। दोनों ही बंधुओं का एक दायित्व होता है कि समाज में व्याप्त कुरीतियों को हम समाज सामने लाए, सब लोगों के समक्ष प्रस्तुत करें। और उसी प्रकार से हमारे कवि बंधु भी उस चीज़ को मंच पर उठाते हैं आवाज़ से, जो समाज की कुरीतियाँ हैं, जो सरकार तक, शासन तक पहुँचती है, और उनके कानों में एक ये बात जाती है कि इस प्रकार की कुरीतियाँ व्याप्त है हमारे समाज में, तो उसको दूर करने का प्रयास होता है। और हमारा आर्य समाज, वैश्य समाज ये भी माना जाता है कि एक बुद्धिजीवी समाज है, तो ये हमारा कर्तव्य भी बनता है कि हम अपने कलमकार बंधुओं का, अपने कवियों का सम्मान करें और साहित्य की दृष्टि से हम आगे बढ़ें। इसमें मेरे भाई अभिषेक जी ने ये बताया ही है कि सब जो कविगण पधार रहे हैं, जिसमें ओज के ओजस्वी हस्ताक्षर माननीय श्री हरिओम पवार जी हमारे पास में व्यस्ततम समय निकालकर उपस्थित रहेंगे। और श्रृंगार के बहुत उच्च स्तर के कवि हैं हमारे डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी, वो भी हमारे यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। और हास्य व्यंग्य के सुप्रसिद्ध हस्ताक्षर है जो देश विदेशों में भी जिनका मांग रहती है, और जैम जी जिनके पिताजी भी हमारे यहाँ काशीपुर आ चुके हैं, और जैम जी साहब के वो भी जो है हमारे मध्य रहेंगे। उनका बड़ा कुटीला व्यंग रहता है, उसका वो हमें उस चीज़ से अवगत कराएंगे। मैं आप ही सभी लोगों से एक बात ये पुनः निवेदन करूँगा कि कल होने वाले इस कार्यक्रम में और हमारे समक्ष अगर हमारे साथ आप उपस्थित रहेंगे तो आपका आभार रहेगा। और मैं इसके अंदर थोड़ी सी एक हमारे विशिष्ट अतिथि बंधु हम लोगों के मध्य रहेंगे, जिसमें हमारे पूर्व एसडीएम काशीपुर श्री गौरव सिंघल जी थे, अब इस समय वो नगर आयुक्त देहरादून है, उनका सानिध्य हमें प्राप्त होगा। और श्री पवन अग्रवाल जी एमडी नैनी पेपर्स, वो हमारे मध्य रहेंगे। आलोक सिंघल जी कार्यकारी निदेशक हैं आईडीएल के, वो हमारे साथ रहेंगे। और मेरे पूज्य पिताजी श्री शिवनंदन प्रसाद अग्रवाल जी, जिन्होंने काशीपुर में कवि सम्मेलन की नींव रखी है, आधारशिला रखी है, और काफ़ी लंबे समय से जो कवि सम्मेलन कराते रहे, वो उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। उसके अतिरिक्त श्री तुषार सिंघल जी, जो संघ की विचारधारा को लेकर आगे चल रहे हैं और राष्ट्रीय मुस्लिम संघ को हिंदुस्तान लेवल पर अपने विश्व लेवल पर वो चला रहे हैं, वो हमारे मध्य रहेंगे। और श्री अनिल गोयल जी, जो हमारे अग्रवाल महासभा के उत्तराखंड के अध्यक्ष हैं,
और साथ साथ में वो व्यापार मंडल के चेयरमैन भी हैं उत्तराखंड प्रदेश व्यापार मंडल के, वो हमारे साथ यहाँ उपस्थित रहेंगे। हमें सभी भाइयों का सम्मान करने का अवसर प्राप्त होगा। उसके अतिरिक्त हमारी एक बेटी ने PCS की परीक्षा यहाँ पर काशीपुर में उत्तीर्ण की है, श्री नीरज गुप्ता जी एडवोकेट जी की बेटी है, उनका हम सम्मान करने का हमें अवसर प्राप्त होगा। और आप सभी बंधुओं के सानिध्य में हम ये पुण्य कार्य कर सकेंगे, उसके लिए आपका सहयोग की हमें बहुत बहुत अपेक्षा है। आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि कृपया उस कार्यक्रम में समय से बताकर हमारा मनोबल बढ़ाने का कष्ट करें। सबसे पहले तो आप सभी आज इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित हुए, आपका स्वागत अभिनंदन है। जैसा ही कि आप सब लोगों को विदित है कि कल श्री अग्रवाल सभा रजिस्टर्ड समिति काशीपुर के द्वारा आयोजित एक विराट कवि सम्मेलन श्री रामलीला ग्राउंड के भव्य रंगमंच पर रात्रि 8 बजे से आयोजित किया गया है, जिसमें देश के वरिष्ठतम सभी गणमान्य कविगण इस कवि सम्मेलन में प्रतिभाग करेंगे, जिसमें माननीय हरिओम पवार जी मेरठ से, अरुण जैमिनी जी दिल्ली से, डॉक्टर विष्णु सक्सेना गीतकार गाजियाबाद से हमारे बीच उपस्थित रहेंगे। विनीत चौहान जी जो वीर रस के हैं वो अलवर से हैं हमारे बीच में। डॉक्टर सर्वेश अस्थाना जी जो हास्य व्यंग के बहुत ही मजे हुए कलाकार हैं, वो लखनऊ से हमारे बीच उपस्थित रहेंगे। गौरी मिश्रा जी जो गीतकार गजलकार हैं वो नैनीताल से हमारे बीच हैं। एक हास्य रस के उभरते हुए शंभू शिखर जी हमारे बीच रहेंगे। विकास बौखल जी बाराबंकी से हमारे बीच हैं और हमारे काशीपुर के चिरपरिचित मनोज आर्य जी, डॉक्टर मनोज आर्य जी हमारे बीच उपस्थित रहेंगे। ये कवि सम्मेलन में हमारे मुख्य अतिथि इस प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर आदरणीय हमारे सौरभ गंगोड़ा जी हमारे मुख्य अतिथि हैं। आशीष बिल्डर एंड डेवलपर हमारे इस जो कवि सम्मेलन है इसके हमारे प्रायोजक हैं। सह प्रायोजक के रूप में हमारे तुषार अग्रवाल जी मल्टीटेक इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड ये हमारे सह प्रायोजक हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय हमारे नरेश बंसल जी सांसद राज्यसभा हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष रहेंगे। संदर्भ की उपस्थिति में आशीष गुप्ता जी हमारे बीच रहेंगे। हमें बहुत ही गर्व के साथ ये कहना चाहता हूँ मैं कि हमारे जो अग्रवाल सभा के पूर्व 3 अध्यक्ष हमारे बीच हैं, माननीय हमारे प्रदीप पैगिया जी, अशोक कुमार पैगिया जी और अरुण कुमार अग्रवाल कपूर जी, हमें इनका स्वागत करने का, सत्कार करने का, इनका अभिनंदन करने का हमें सौभाग्य मिलेगा। मेरा निवेदन है सभी से कि कल रात्रि 8 बजे से रामलीला मैदान के भव्य मंच पर, रामलीला मैदान काशीपुर में आप सभी लोग उपस्थित हों और इस विराट कवि सम्मेलन का आनंद लें। बहुत बहुत धन्यवाद। महिलाओं का कहना था कि 11 महीने लगातार नौकरी करने के बाद सभी कर्मचारियों को 1 महीने का ब्रेक दिया जाता है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर आपको बताते हैं, जहां पर महिलाओं का ये कहना है कि उन्हें इस बार पूरे महीने का ब्रेक दिए जाने के बाद उन्हें कंपनी में वापस नहीं लिया गया, जिसके बाद इन्हें पता चला कि इन वर्करों के बाद कंपनी में नए स्टाफ को रख लिया गया है, जिसके बाद सैकड़ों की तादाद में ये महिला कर्मी आज कंपनी के बाहर धरने पर बैठ गई। जिसके बाद भीम आर्मी के कार्यकर्ता और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद महिला कर्मियों को नौकरी पर रखने के आश्वासन के बाद धरना समाप्त हुआ और आश्वासन फिलहाल दिया गया है कि इन पुराने कर्मचारियों को दोबारा से नौकरी पर रख लिया जाएगा और उसके बाद ये प्रदर्शन जो है वो खत्म भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप लोग यहाँ पहुँचे कवरेज करने के लिए। मामला ये है इस कंपनी का कि कुछ महीने से जो यहाँ लेडीज काम करती है उनको ब्रेक के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा था लगातार। किसी को 1 महीने का ब्रेक दे करके उसको 3-4 महीने तक नहीं बुलाया जा रहा था। तो आज मैनेजमेंट से बात हुई है, मैनेजमेंट ने हमें बता दिया कि भाई आगे से ऐसा नहीं होगा और जो रिक्वायरमेंट होगी 2 दिन बाद या 10 दिन बाद जैसे भी रिक्वायरमेंट निकलती है तो जो पुराने वर्कर है यहाँ पर उनको ही बुलाया जाएगा, नया वर्कर कोई नहीं रखा जाएगा। जैसे नई लाइन तैयार होती है तो हमारी वो उनकी खुद की अलग टेंशन है कि नई लाइन पर कौन लोगों को वो लगाते हैं नहीं लगाते हैं, पर जो पुराने बंदे जैसे ब्रेक पर जाते हैं उनको बुलाया जा। देखो ये क्या है ना, ये चीजें इन लोगों ने अपनी तरफ से बना रखी। कंपनियों के अंदर क्या है, राजनीतिक
तरीके से इन लोगों ने अपना काम करना शुरू कर दिया। राजनीति पैदा हो गई इस कंपनियों में, एक दूसरे के उसमें। देखो पहले भी इसी चीज को लेकर के हुआ था, तो बीच में जिस तरह से पहले 1 महीने के बाद बुलाए थे, इस बार क्या है 3-3 4-4 महीने से इनको बुला नहीं रहे थे। मामला ये था। अभी जो डिसीजन है, देखो ये तो वर्करों को हमने बता दिया है, वर्कर कह रहे हैं कि हम संतुष्ट है। बाकी अगर भविष्य में ऐसी कोई गड़बड़ी होती है तो हम तो वर्करों के साथ में हैं। ये थे लड़कियों को, किसी को 3 महीने हो गए, किसी को 4 महीने हो गए, किसी को 5 महीने हो, बुलाते नहीं है। नवी नवी लड़कियों को वैकेंसी लेते हैं, पुरानों को बुलाते नहीं है। बस इसी मारे हमने ये धरना रखा। कितने दिन का ब्रेक देते थे? 1 महीना का ब्रेक देते थे। 1 महीना का बाद कौन सी फैक्ट्री है? छेड़ा कम। अभी क्या हुआ, अभी क्या रीजन निकला, क्या कुछ जवाब दिया कंपनी ने? हाँ जी, अब तो कहा कि अब लड़कियां आ सकती हैं ब्रेक के साथ। जब जिन लड़कियों को ब्रेक दे रखा, उनके अगर वो लड़कियां आएंगी उसके बाद कम है लड़कियां तो नई वैकेंसी लेंगे, इससे पहले लेने के लिए ये रीजन। कितनी पहले कितने हुआ आप? ब्रेक पे से काफी लड़कियां हैं यहाँ से। कितनी तादाद? ऐसी होगी 15-16 तो लड़कियां होंगी जो जिन्हें नहीं बुलाया, इन्हें 3-3 महीने हो गए। हमारी मांग यह है कि नवी वैकेंसी मत लो, और जब पुरानी लड़कियां काम कर रही हैं तो पुरानी को लो, पुरानी नई वैकेंसी क्यों ले रहे हैं? हमारी गलती बताओ, हमारी गलती कहाँ से है? जहाँ से ये काम करते हैं हमने वही काम करा। इलेक्ट्रॉनिक में मैंने काम करा, बाहर लाइन पे मैंने करा, वेल्डिंग में काम करा, कैंटीन में मैंने काम कर लिया। अब मेरी गलती बताओ, मेरी गलती क्या थी? किसानों ने धान की कटाई शुरू कर दी है, पर हरिद्वार क्षेत्र के एसएमआई गोदामों पर धान क्रय केंद्रों पर उचित मात्रा में धान की खरीदी नहीं हो पा रही, जिसको लेकर मंगलौर एसएमआई रविंद्र बिष्ट से बात की गई तो उनका कहना है कि जब से धान की कटाई शुरू हुई है तब से कुल 28 क्विंटल धान की खरीद की गई है। रविंद्र बिष्ट ने किसानों से अपील की है कि अपने धान के उचित मूल्य प्राप्त करें। 23 व 23-20 रुपये क्विंटल के दाम पर खरीद की जा रही है। हमारे पास 28 कुंटल धान लगभग हमने खरीद कर लिया है, और अभी क्योंकि शुरुआत में उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा रहता है धान में, किसानों को कहा गया है कि आप कुछ समय इसको सुखा के, अच्छी तरह सुखा के, जो सरकार के मानक हैं नमी तत्व 17% उसमें ला के उसके बाद फिर खरीद कर दी जाएगी। अभी जो धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य है, धान कॉमन जो मोटा चावल है, मोटा धान है, उसका 2300 रुपये प्रति कुंटल है, और जो ग्रेड ए में आता है जो जनरली बारीक वाला, वो 2320 रुपये प्रति कुंटल है। और किसानों को ये संदेश देना चाहते हैं कि वो अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त करें, सरकार की जो न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना जो है उसका लाभ उठाएं। इनको पेमेंट उनके अकाउंट में सीधा पैसा जाता है। PFMS जो तरीका है उसके अंतर्गत उनके अकाउंट में सीधा पैसा। जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान द्वारा बीते दिन थलीसैंण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया था। इस दौरान अस्पताल में कोई भी कर्मी उन्हें नहीं मिला, जिसके बाद उनके द्वारा CMO पौड़ी को इस मामले में तलब किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए अब प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारियों व मुख्य चिकित्सक अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि वह कम से कम हफ्ते में 1-2 दिन अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व अन्य स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि अगर निरीक्षण के दौरान कोई भी कर्मी ड्यूटी के दौरान अनुपस्थित पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी जिलाधिकारियों को और उप जिलाधिकारियों को निर्देश दे रखे हैं कि वो हर हफ्ते एक हॉस्पिटल का निरीक्षण करें। मैं भी हर दूसरे दिन एक हॉस्पिटल का निरीक्षण करने जाता हूँ। अगर कोई भी कार्मिक अगर अनुपस्थित रहता है, गैर हाजिर रहता है, तो उसके खिलाफ जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने BKTC अस्थायी कार्मिकों के 1 टाइम सेटलमेंट के तहत विनियमितकरण के घोषणा जो है वो किए जाने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है। और उन्होंने कहा कि अस्थायी कार्मिकों के इस विनियमितकरण के बाद श्री बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा व्यवस्था भी सुदृढ़ होगी तथा कर्मचारियों का भविष्य भी मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद सुरक्षित हो गया है। वहीं आपको बता दें कि अस्थायी कार्मिकों ने भी खुशी जो है अपनी इस बात को लेकर जताई है।
जहां एक तरफ मोदी कैबिनेट की तरफ से एक देश एक चुनाव को लेकर सत्ता दल भाजपा में उत्साह का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण फैसला बता रही है। इस बात पर भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत ने कहा कि ये कदम देश के सभी राजनीतिक दलों और मतदाताओं के विकास में मददगार साबित होगा। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार लोगों को दिग्भ्रमित करना चाहती है, वरना केंद्र सरकार हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव भी एक साथ करा सकती थी। और महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर भी बात की गई कि वह भी चुनाव इकट्ठे करवाए जा सकते थे, लेकिन वह असमर्थ है। देखिए, सरकार लोगों को दिग्भ्रमित करना चाहती है। देश के संविधान में जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं के इतर कोई बात हो नहीं सकती है। अगर किसी राज्य की विधानसभा में मध्यवर्ती चुनाव होता है तो उसके बाद भी उसका कार्यकाल 5 साल होता है, लेकिन ये सरकार लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के साथ साथ जो है झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव होने थे, लेकिन उसे भी अलग अलग कर दिए। तो कहाँ नियत है सरकार की? अगर सरकार की नियत ये होती कि वन नेशन वन इलेक्शन, तो इन 4 विधानसभाओं के चुनाव तो एक साथ करा सकते थे, उसमें कराने में भी सरकार असमर्थ। वन नेशन वन इलेक्शन तो मुझे लगता है कि सभी के लिए अच्छा है, राष्ट्र हित में है। पार्टीज जो हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके लिए भी अच्छा है। जो जनता है, जो वोट करती है, इस देश का इलेक्टोरेट है, जो वोटर्स हैं, उनके लिए भी अच्छा है। क्योंकि डेवलपमेंट के लिए अगर आपको विकास करना है तो आपको वन नेशन वन इलेक्शन आप करेंगे तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि जितनी आचार संहिता इस देश में होती है, मुझे नहीं लगता कहीं और होती होगी। इस देश में हर वक्त पूरे साल लगभग कहीं ना कहीं चुनाव चलता रहता है। कहीं बाई इलेक्शन हो रहा है तो कहीं पंचायत का इलेक्शन हो रहा है, कहीं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन हो रहे हैं, कहीं विधानसभा है, कहीं आम चुनाव लोकसभा का आ जाता है। तो आप देखिए कि उससे पहले कितनी आचार संहिता लग जाती है, तो उसमें डेवलपमेंट जो विकास का काम है वो कहीं ना कहीं रुक जाता है। तो ये अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात होगी तो इसमें सभी को फायदा है। इसमें इलेक्शन कमीशन, इसमें पूरी सरकार को एक तरीके से फायदा रहेगा। इसमें हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए फायदेमंद है और जितना वोटर है, जो हमारा इलेक्टोरेट है, उनके लिए भी इसमें। हरिद्वार को शिक्षा हब बनाने के लिए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी सांसद निधि को शिक्षा के क्षेत्र में इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है। इस बात पर हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि हरिद्वार क्षेत्र के स्कूलों की शिक्षा का स्तर कैसे बढ़ाया जाए, ये मेरी प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे पास सांसद निधि का जो पैसा है उससे कैसे यूज किया जाए और उसका कैसे सदुपयोग किया जाए, वो भी जनता को दिखे, ये हमारी कोशिश रहेगी। ऐसा है कि 5 सालों में लगभग 25 करोड़ रुपए हमको सांसद निधि मिलेगी और उसमें से 90 लाख रुपए तो जीएसटी चला जाता है पर ईयर, तो लगभग 20-22 करोड़ रुपया हमारे पास रहेगा। तो मेरी जो प्राथमिकता है वो शिक्षा है कि हम जो हमारे स्कूल हैं, उन स्कूलों की जो शिक्षा है उसका स्तर हम कैसे बढ़ा सकते हैं और जो पैसा हमारे पास है कैसे हम मैक्सिमम उसका सदुपयोग कर सकें, जो जनता को दिखे, जनता महसूस करे कि हाँ, सांसद निधि से ये पैसा इन कार्यों में लगा है। चलिए, उत्तराखंड के इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।